हेलो गाइस, वेलकम टू डर की कहानियाँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम सुनेंगे 65 वर्षीय महेश राणा जी की कहानी। तो ये जो महेश राणा जी है वो अपने पत्नी और उनके परिवार में 2 बेटे, बहू और पोती के साथ हंसी खुशी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी छोटी बहू अंकिता जो पेशे से फैशन डिजाइनर थी और इसी वजह से वो अक्सर घर से बाहर ही रहा करती थी और उनके बच्चों की देखभाल दादा दादी और बहू मिलकर ही किया करते थे। एक दिन मंगलवार के दिन राणा जी के घर बजरंग बली की पूजा होती है। तो परिवार के सभी सदस्य इस दिन शाम की आरती में इकट्ठा मौजूद रहा करते और मिलजुल कर भगवान महावीर जी की पूजा अर्चना करते और रात्रि में पूरा परिवार एक साथ भोजन करके साथ साथ अपने मन की बातें शेयर किया करते थे और दूसरे दिन मन की बातों को समझा भी करते थे एवं अपनी अपनी राय मशवरा भी रखा करते थे। तो आज मंगलवार का दिन था और रात्रि के भोजन के बाद छोटी बहू अंकिता अपने पिता तुल्य ससुर जी से कहती है, पापा जी, मैंने एक घर देखा है जो मुझे बहुत ही पसंद है। एक्चुअली वो घर शहर से थोड़ा दूर है, एकांत में है, पर दरअसल मुझे एकांत में घर लेना बहुत ही पसंद है। तो अगर आपकी सहमति हो तो क्या मैं वो घर खरीद सकती हूँ? राणा जी बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे, इसलिए वो अपनी बहू की बात को समझते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं, अगर वो घर तुम्हें पसंद है तो जरूर खरीदो। लेकिन वो कहते हैं, बेटा, हम सब साथ में ही तो रह सकते हैं और वैसे भी तुम ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हो, फिर ऐसे में बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तो अंकिता जी उन्हें कहते, नहीं नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है, मैं वो घर इसलिए लेना चाहती हूँ ताकि हम सब मिलकर वहाँ कभी कभी जाकर छुट्टियां मना सकेंगे और थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकेंगे, मस्ती कर सकेंगे, अच्छी अच्छी यादों को तस्वीर बनाकर एल्बम में कैच कर सकेंगे, बस इसीलिए वो सेकंड इनिंग हाउस लेना है। तो राणा जी अपनी बहू की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, वाह वाह अंकिता बेटा, यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत ही पसंद आया। तो तुम अगले ही दिन उस घर की खरीदारी कर लो, अगर तुम्हें पैसे की कोई जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। अंकिता खुश होती है, कहते ठीक है पापा जी। पापा जी, मैं उस घर के मुनीब से बात करके घर के पेपर और कागजात अच्छे से चेक कर कर खरीदारी की बात कर लेती हूँ। सब लोग बोलते ठीक है। तो एक दिन घर की खरीदारी हो जाती है। पंडित जी के अनुसार पूजा विधि की एक अच्छा सा दिन का मुहूर्त निकलवा कर पूरे परिवार एक साथ पूजा होने वाले दिन से पहले दिन यानी कि बुधवार के दोपहर के वक्त उस घर में पूजा सामग्री और सजावट का सामान लेकर चले जाते हैं। परिवार के सभी लोग मिलकर घर की खूब सजावट करते हैं और घर की सभी वस्तुएं अपने अपने जगह पर अच्छे सेट करते हैं। इन सब कामों को करते करते गहरी शाम हो जाती है और वे सभी काफी थक जाते हैं। सभी नाश्ता पानी करके घर के हॉल में ही एक साथ में ही सोने की व्यवस्था करते हैं और कुछ देर बाद बातें करके सो जाते हैं। रात के लगभग 11 बज चुके थे तो अंकिता को बहुत जोरों की प्यास लगती है और वो उठकर रसोई की तरफ पानी पीने के लिए जाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है, शायद मेरे पीछे कोई आ रहा है, और वो पीछे मुड़कर देखती है पर वहां कोई नहीं रहता। मन में ही मन कहते, शायद ये मेरा वहम था। ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ने लगती है। फिर कुछ देर बाद ही उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस समय किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज यहाँ, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई भी घर नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं कि कोई राहगीर हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई राहगीर ही है। मैं अभी घर के बाहर जाकर देखती हूँ, हो सकता है उस राहगीर को किसी चीज की जरूरत पड़े तो शायद मैं उसके काम आ सकूं। और ऐसे सोचती हुई घर के बाहर अकेली आती है और वो देखती है एक औरत घूंघट में अपनी छोटी सी रोती हुई बच्ची को चुप कर रही है। चुप हो जा बिटिया,
रात गहरी होने को है, सन्नाटा छाने को है, तेरे भूख की प्यास लाल लाल ताजा खून से बुझने को है, तू चुप हो जा। उस अनजान औरत की बात सुनते ही अंकिता के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत डर जाती। वो क्षण भर में ही डर की वजह से पसीने से लथपथ हो जाती है। वो घर के अंदर आना चाहती, लेकिन डर की वजह से उसके कांपते हुए पैर चलने में लड़खड़ा रहे थे। और अचानक से तेज आंधी तूफान के साथ साथ जंगली सियार के बोलने की आवाज से अंकिता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी होकर बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है। वहां पर रखे सामान अपने आप हिलने डुलने लगते। कुछ देर बाद ही वो डर की वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती और बेहोश होकर वही जमीन पर गिर जाती है। अंकिता ने इतना जोर से चिल्लाने पर घर के सभी सदस्य नींद से उठकर जग जाते और देखते हैं घर के बाहर काफी तेज आंधी तूफान के साथ सियार बोलने की आवाज सुनते हैं। ये सब देख घर के सभी सदस्य अंदर ही अंदर डर जाते हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता। फिर राणा जी बच्चों से कहते हैं, बच्चों देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जगह हम सब के लिए अनजान है, नहीं है, और अंकिता यही कही होगी। अभी मैं उसका आवाज लगाकर बुलाता हूँ। तो आवाज लगाते हैं, ओ अंकिता तुम कहाँ हो, या हॉल में आओ, लेकिन वो नहीं आती। फिर सभी सदस्य आवाज लगाते हुए घर के अंदर ही ढूंढने लगते, पर वो कहीं नहीं मिलती। राणा जी अपने परिवार के बाकी सदस्य से कहते हैं, देखो रात बहुत हो चुकी है और ये जगह भी हम सब के लिए नई है, अनजाने और एकांत में भी है, तो थोड़ा संभल कर बहू को ढूंढना। हम दो जन मिलकर साथ में अलग अलग जगह पर अंकिता को ढूंढना होगा, और जिसे भी वो पहले मिल जाए वो बाकी के सदस्यों को तेज आवाज लगाकर बता देगा। और सुनो, ये तीनों बच्चे यही हॉल में रहेंगे, इनको कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चों से कहते हैं, बेटा ये लो मोबाइल और भगवान बजरंगबली की हनुमान चालीसा सुनो। हनुमान चालीसा सुनने से कोई भूत प्रेत निकट नहीं आते, ठीक है? तो बच्चों तुम तीनों यही साथ में रहो, हम सब अभी आते। राणा जी के कहने पर दो जन साथ में अंकिता को ढूंढने लगते। कोई घर के बाहर आता है तो कोई छत पर। राणा जी खुद स्वयं घर के पीछे की तरफ जाकर देखने लगते। घर के बाहर काली अंधेरी रात देखकर बड़ी बहू बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए स्वर में कहती है, मम्मी जी यहाँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, आप अपने बेटे को आवाज लगाकर यहाँ घर के बाहर बुला लीजिए। मैं यहाँ सिर्फ आपके साथ सुनसान अंधेरी जगह पर अंकिता को नहीं ढूंढ पाऊंगी। सासू अम्मी बड़ी बहू का हाथ पकड़कर कहते हैं, चुप हो जा, भले यहाँ कैसे डर, मेरे रहते हुए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अकेली भी आ जाती, लेकिन तेरे ससुर जी की वजह से तुझे अपने साथ लेकर आई हो, वरना मैं अकेले काफी थी अंकिता को ढूंढने के लिए। दोनों बेटे छत पर आते हैं और छत पर आते ही बड़ा भाई हंसता हुआ कहता है, छोटे तुझे क्या लगता है यह छत पर अंधेरे के काली रात में अंकिता आई होगी? और कहते ही दोहरी आवाज में बोलने लगता है, आज कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी और गरम गरम खून पीकर अपने भूख मिटाऊंगी। वर्षों से मैं भूखी इंतजार कर रही थी, आज तुम सब पूरे परिवार को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और हंसने लगती। इतना कहते ही बड़ा भाई अपनी आंखें लाल पीली करता हुआ छोटे को मारने के लिए उसके बदन के करीब बढ़ने लगता है और बड़ी बड़ी नाखून से उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। छोटे भाई अपने बड़े भाई की हालत देखकर काफी डर जाता है और वहां से भागता हुआ जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन डर की वजह से उसका पैर सीढ़ियों पर लड़खड़ाने लगता है और वो फिसल कर सीढ़ियों के नीचे गिरने लगता है। घर के बाहर अंधेरे में डर की वजह से दोनों सांस बहू का अंदर ही हालत खराब हो रहता है और अचानक अंकिता के पैर से सासू मां टकरा जाती है और अपने बहू के तन से चिपकती हुई बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहती है, बड़ी बहू मुझे बचाओ, याद देखो नीचे थे, मुझे बचा लो बड़ी बहू। सासू मम्मी की बात सुनते ही बड़ी बहू और भी बहुत ज्यादा डर जाती है और डरती हुई नीचे की तरफ देखती है। मम्मी जी ये देखिए, नीचे जमीन पर भूत नहीं बल्कि अंकिता है। हाँ क्या कहा तुमने? सच में ये तो अंकिता ही है। अच्छा सुन, तो ऐसा कर, जल्दी से घर के अंदर जा और सबको आवाज लगा दे अंकिता मिल चुकी है। और सुन, पूजा की थाल में गंगा जल की शीशी रखिए, वो भी लेती आ। सासू मम्मी बड़ी बहू से कहती,
इतने में अंकिता होश में आकर उठ खड़ी होती है और भूतनी की तरह भयानक आवाज में हंसती हुई कहती है, करूँ जा, इतनी भी क्या जल्दी है गंगा जल लाने की? पहले अपनी सासू मम्मी को मरते हुए तो देख लो। और हंसने लगती। अंकिता का यह रूप देखकर वही दोनों बेहोश गिर जाती है और वो घर के अंदर बच्चों के पास आने लगती है। उस वक्त बच्चे हनुमान चालीसा सुन रहे थे तो उसकी आवाज अंकिता के कानों में पड़ते और वह अभी चौखट पार ही करने वाली थी, तभी वह हनुमान पाठ की वजह से मूर्छित होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और गिरते ही अपने स्वरूप में आकर तेज आवाज लगाती है, पापा जी मुझे बचाए। राणा जी अपने बहू अंकिता की आवाज सुनते ही वो तेजी में दौड़कर घर के अंदर आते और देखते हैं अंकिता चौखट पर मूर्छित गिर पड़ी है और उसके बाल बिखरे हुए एवं तन का कपड़ा भी सही ढंग से नहीं रहता है। अंकिता की ऐसी हालत देखकर राणा जी समझ जाते हैं कि बहू के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। लगता है किसी काला साया इस पर छाया हुआ है और वह हम सबको यहाँ रहने नहीं देना चाहती। फिर वो जल्दी से गंगा जल लेकर उसके बदन पर छिड़काव करके बच्चों की सहायता से उनके पास रख देते हैं और बाहर आकर अपने पति और बड़ी बहू के चेहरे पर पानी का छिड़काव करके उनको होश में लाकर घर के अंदर लाते। फिर इसी तरह अपने दोनों बेटों को भी काली शक्तियों से बचाकर घर के अंदर लाते हैं और पूजा पाठ के साथ हनुमान चालीसा की पाठ भी सभी सुनते और गंगा जल का छिड़काव भी सभी के बदन पर किया जाता है। कुछ समय बाद रात का अंधेरा लालिमा में बदल जाती है और सबके खामोश चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सूर्य की किरणों की तरफ फैलती है। उसी वक्त वो उस घर को छोड़कर अपने पहले वाले घर पर आता, अपने परिवार के साथ खुशियों भरा प्यार से सबका जीवन वो खौफ वाली रात को बुलाकर नया खूबसूरत लम्हा और एहसास के साथ जीवन जीना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हुआ था राणा जी के साथ। तो कभी भी ऐसी सुनसान जगह पर घर लेने से पहले वहां पर 10 लोगों से पूछताछ कीजिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो हमारी डर की कहानी है, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना।